नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आज हम विधेयक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधेयक, जिसे इंग्लिश में बिल भी कहते हैं, या एक कानून का रूप जो धारण करते हैं। तो संसद में कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। तो जिस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा, पेश होने के बाद संसद में वह विधेयक का रूप धारण कर लेता है। विधेयक को की प्रकृति के आधार पर विधेयक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक, दूसरा निजी या गैर सरकारी विधेयक। जब विधेयक किसी मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है या किसी मंत्री के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो वह सरकारी विधेयक कहलाता है। मंत्री के अलावा किसी भी संसद के सदस्य के द्वारा या विधानसभा के किसी भी सदस्य के द्वारा अगर विधेयक पेश किया जाता है तो वह निजी या गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावक को 7 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, जबकि निजी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष को 1 माह के दौरान उसे कहना पड़ता है। निजी विधेयक संसद में जब संसद का सत्र चलता है तो दूसरे शुक्रवार को नियत दिन पर ही निजी विधेयक संसद में पेश किया जाता है। अब तक पारित निजी या गैर सरकारी विधेयकों की संख्या 14 है मात्र। भारतीय इतिहास में 52 से अब तक जितने भी कानून बने या जितने भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए, उनमें मात्र 14 विधेयक ही ऐसे हैं जो निजी विधेयक की श्रेणी में आते हैं। ये सभी विधेयक 1952 से 1960 के बीच ही पारित हुए हैं। उसके बाद एक भी निजी विधेयक पारित नहीं हुआ। आगे इसी कड़ी में हम चलते हैं। सरकारी विधेयक को पुनः हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक साधारण विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा धन या वित्त विधेयक। ये सभी तीनों विधेयक मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के कुछ नियम जो हैं वो दोनों के समान हैं कि साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक जब एक सदन से दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उसमें संशोधन कर सकता है, उसे अस्वीकार भी कर सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक में भी संशोधन कर सकता है और उसे अस्वीकार कर सकता है। एक सदन से साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है विधेयक। दूसरा सदन उसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। 6 माह के अंदर या तो वह उसे पारित कर देगा या उसे अस्वीकार कर देगा या संशोधन सहित पुनः प्रथम सदन में लौटा देगा। तो ये कुछ बातें साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में समान हैं, लेकिन कुछ बातों में साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में भिन्नता देखी गई है।
संविधान साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 और 108 के तहत प्रस्तुत या इसके संबंध में ये अनुच्छेद होते हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। कुछ लगभग सभी साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ साधारण विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद जब साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित हो जाता है, दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन उसे पारित नहीं करता या उसको लेकर कोई दोनों सदनों के बीच विवाद हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की अनुच्छेद 108 के तहत बैठक बुलाता है, जिसे संयुक्त बैठक के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जब एक सदन द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, दूसरा सदन अगर उसे अस्वीकार कर देता है, तो संविधान संशोधन विधेयक वहीं निरस्त हो जाता है। आगे वीटो। जब दोनों सदनों से साधारण विधेयक पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प होते हैं। या तो उसे पारित कर दे, उस पर हस्ताक्षर कर देता है, या अपने पास रख लेता है, या उसे पुनः लौटा सकता है, या उसे अस्वीकार कर देता है। तो जब राष्ट्रपति उसके ऊपर वीटो का प्रयोग कर सकता है, अर्थात निषेधाधिकार का अधिकार है राष्ट्रपति को साधारण विधेयक के संबंध में, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पारित होते हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत के साथ साथ अति विशेष बहुमत की भी जरूरत पड़ती है। अब आगे पढ़ते हैं वित्त विधेयक या धन विधेयक। हमने ऊपर पढ़ा कि सरकारी विधेयक के 3 प्रारूप पढ़े, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और नंबर 3 वित्त विधेयक या धन विधेयक। वित्त विधेयक का संबंध होता है आगामी वित्त वर्ष की आय और व्यय का आकलन जिस प्रारूप में किया जाता है उसे वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के में धन विधेयक का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 110 में। नंबर 2 कै श्रेणी के वित्त विधेयक जिन्हें अनुच्छेद 117(1) के तहत इसका उल्लेख किया गया है। नंबर 3 ख श्रेणी के वित्त विधेयक जिनका उल्लेख अनुच्छेद 117(3) में किया गया है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। नंबर 2 कै श्रेणी के वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) के तहत। कै श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं इन्हें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, लेकिन राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधन कर सकती है। ख श्रेणी के वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117(3) में किया गया है। इसके पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती।
इस प्रकार वित्त विधेयक 3 रूपों में होता है: धन विधेयक, क श्रेणी के वित्त विधेयक, ख श्रेणी के वित्त विधेयक। इन तीनों को मिलाकर वित्त विधेयक का निर्माण होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है। धन विधेयक वित्त विधेयक में ही समाहित होता है। आगे पढ़ेंगे तीनों में तुलना: साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक हमने ऊपर परिचर्चा की, ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है, जबकि वित्त विधेयक में 3 प्रकार अपने ऊपर पढ़े। इसमें अनुच्छेद 117 क श्रेणी का किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, शेष लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। नंबर 2, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक नहीं होती, जबकि वित्त विधेयक में ख श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं उनमें राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक नहीं है, जबकि शेष पर आवश्यक है। धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है या अस्वीकार भी किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक भी राज्यसभा द्वारा संशोधन या अस्वीकार किए जा सकते हैं, जबकि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सुझाव या सिफारिश कर सकती है, इन्हें संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती। साधारण विधेयक जब एक सदन द्वारा पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उसे अधिकतम 6 माह तक अपने पास रोक सकता है। वित्त विधेयक को भी यही प्रक्रिया है, जबकि धन विधेयक राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकता है। अगर 14 दिन में या तो उसे पारित कर देगा, अगर पारित नहीं करता है तो राज्यसभा से धन विधेयक स्वतः ही पारित माना जाता है। साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत, जबकि वित्त विधेयक में ख श्रेणी के वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जबकि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विनियोग विधेयक संसद में जो बजट के लिए संचित निधि से पैसे निकालने के लिए जो मांगी की जाती है उनको विनियोग विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 114 में इनका प्रावधान किया गया है। यह भी धन विधेयक का ही एक हिस्सा है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए भी ये विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनियोग विधेयक पर राष्ट्रपति उसे अस्वीकार या पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उस पर अनुमति देने बाध्य है। साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा अगर दोनों सदनों से विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। साधारण विधेयक की प्रक्रिया ही वित्त विधेयक के संबंध में लागू होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। धन्यवाद।